वेलकम बैक गाइस। फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं हमारे सेकेंड यूनिट के थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो अगर मैं इसका शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का क्या है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो बहुत नैरो होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब जो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, जितने पे ड्रग मिनिमम इफेक्ट शो करेगी, उससे कम दोगे तो शो ही नहीं करेगी। एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन है, जो इससे ज्यादा बॉडी में होगी तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगी। ये होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक, अब क्या होता है, ये नॉर्मल ड्रग्स में बड़ा रहता है, अच्छा खासा रहता है कि अगर उसमें आपकी ड्रग्स अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई या थोड़ा हो गई तो मैनेज हो जाएगा। बट सम केसेस में क्या होता है, ये जो थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो जो है ये नैरो होता है, ऐसा छोटा रहेगा। तो छोटा होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर कोई ड्रग का जो डोज है वो अगर हल्का सा भी बढ़ता है या घटता है, घटने पर तो ठीक है, बट अगर बढ़ गया, थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई, तो होगा ये कि वो मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन को पार करके टॉक्सिसिटी वाले रेंज में चला जाएगा, जिसके वजह से हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ऐसी ड्रग्स जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं या जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, जब इनको हम पेशेंट में यूज करेंगे तो बस उस ड्रग को पेशेंट को देने के बाद उसकी निगरानी करेंगे। कैसे करेंगे? उनके बॉडी के फ्लूइड से, ब्लड प्लाज्मा हो गया, यूरिन हो गया, सैंपल्स लेके हम ये देखेंगे कि जो ड्रग हमने दी है क्या वो विद इन दी रेंज है, मिनिमम से इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या इसके बीच में है, इससे ज्यादा तो नहीं हो रही है। बस यही है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, कि जो ड्रग्स जिनका क्या कहते हैं उसे, थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, वो ड्रग बॉडी में सेफ कॉन्सेंट्रेशन में है या नहीं। बस अब इसी को थोड़ा सा विस्तार में, इतना ही कॉन्सेप्ट था, अब उसको डिटेल में पेपर में लिखने की नियत से अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है कि द यूज ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड एज एन एड टू मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट रिसीविंग ड्रग थेरेपी फॉर क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का यूज कर रहे हैं, किसमें? बॉडी फ्लूइड में। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, पेशेंट रिसीविंग ड्रग थेरेपी, जो पेशेंट ड्रग थेरेपी रिसीव कर रहा है उसके क्योर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए। ठीक है, वही चीज को हमने इंग्लिश में लिखा है। ये क्या करता है क्यों जरूरी है? ये यूज करता है इफेक्टिव और सेफ ड्रग थेरेपी देखने के लिए मिलती है हमें पेशेंट में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेफ कैसे? वो टॉक्सिसिटी वाले रेशो में नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो सेफ रहेगा। इफेक्टिव कैसे? जब कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा, इसीलिए इफेक्टिव यानी कि मिनिमम वाला क्रॉस करे, एंड सेफ मतलब मैक्सिमम वाला क्रॉस ना करे। ओके, ये हो गया। अब थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का पर्पस क्या था? अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ गया जो मैंने हिंदी में स्टार्टिंग में नरेट किया, तो आप पर्पस नीड सब खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। अब ये क्या कह रहा है? पर्पस टू कंफर्म द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन आप दे रहे हो पर्टिकुलर पेशेंट को ठीक होने के लिए, क्या वो सही मात्रा में पहुंच रही है? ये कैसे पता चलेगा? जब आप ड्रग की मॉनिटरिंग करोगे, किसमें? ड्रग ब्लड प्लाज्मा में। ठीक, तो कंफर्म करने के लिए इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हम ड्रग दे रहे हैं वो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन में है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम लोग टीडीएम करते हैं, पबजी वाला नहीं। देन टू चेक द कंप्लायंस। अब पेशेंट को कंप्लायंस है कि नहीं, उसको सारी चीजें सही तरीके से ड्रग ठीक कर रही है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है। हो सकता है अगर वो ड्रग बॉडी में टॉक्सिक लेवल में जाने लगेगी तो बहुत सारे चेंजेस और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को दिखने लगेंगे, तो वही वो कंप्लायंस में है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, ये भी हम चेक करते हैं हमारे टीडीएम से। टू अवॉइड और एंटिसिपेट द टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल, अगर टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है तो हम उसे अवॉइड कर देंगे, और एंटिसिपेट मतलब पहले से पता लगाना, तो हम उसे अवॉइड करते हैं। ठीक, देन बिफोर इंक्रीज इन दी अनयूजुअल लार्ज डोज। अब अगर हम थोड़ा थोड़ा डोज दे रहे हैं और अगर देख रहे हैं कि पेशेंट में इफेक्ट नहीं आ रहा है, हम ऑल ऑफ सडन डोज जो है लार्ज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हम उसकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे
कि कौन से रेंज में चल रहा है। अगर फॉर सपोज 20 mg दे रहे हो कोई पर्टिकुलर ड्रग, तो 20 mg ड्रग पे जो उसका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, पीक आ रहा है, वो कौन से रेंज में। आपने अगर 20 mg में वो सपोज बीच में आ रहा है ना, और आपने ऑल ऑफ सडन डोज बढ़ा दिया तो वो तो टॉक्सिस वाले रेंज में चला जाएगा एंड पेशेंट तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा उसके साथ। इसीलिए बिफोर इंक्रीजिंग दी अनयूजुअली लार्ज डोज, मतलब डोज अनयूजुअली मतलब अगर इतना नॉर्मली नहीं बढ़ाते हैं और आप अचानक से बढ़ाने जा रहे हो, तो वो बढ़ाने से पहले भी आप चेक करेंगे। ठीक है, टीडीएम हम लोग करेंगे। देन नीड, इसकी नीड क्यों पड़ी। सिंपल सा बात है यार, हमेशा वही तो चल रहा है, टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए, पेशेंट को ध्यान रखने के लिए, वो बीमार ना हो जाए ज्यादा, है ना, टॉक्सिक वाले रेंज में ना चला जाए, सेफ ड्रग रहा है, इफेक्टिव रहे, बस यही है। अब नीड क्या है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीरियस टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। सीरियस टॉक्सिसिटी अगर पेशेंट को ना हो जाए उस पर्टिकुलर ड्रग को, इसीलिए हम ये करते हैं। विच ड्रग कॉन्ट्रीब्यूट मेडिकल इमरजेंसी, अब ये थोड़ा रिसर्च पर्पज से भी हो सकता है कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ये सारी चीजें कॉज कर सकती हैं या उन पे हमें नजर रखने की जरूरत है ना। इसलिए भी हम ये करते हैं। हमको पता कैसे चलेगा कि ये ड्रग का टीडीएम छोटा है, मतलब इसको जरूरत है टीडीएम की, थेराप्यूटिक इंडेक्स छोटा है ना। इसलिए तो कौन सी ड्रग कंट्रीब्यूट करती है मेडिकल इमरजेंसी में, ये भी हम पता लगाने के लिए करते हैं। माइक चेक कर लूं, चलो। देन परफॉर्म्ड विथ ड्रग नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, तब से यही बोल रहा हूँ, उसको नहीं समझाऊंगा। टू नो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डोज रेजिमेंट टू मेंटेन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल। अब कौन सी ड्रग का कितना डोज रेजिमेन है, कितने अमाउंट में कब तक देना है उसे, ये हमें पता चलता है टीडीएम करके, है ना। तो टीडीएम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी ड्रग को कितना देर तक देना है, कब तक देना है। ओके, ये पता चलता है डोज रेजिमेन से, कितना डोज कब तक देना है। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे नीड। अब कौन कौन से वो महानुभाव लोग हैं जो कि ऐसा कॉज कर देते हैं। अगर कार्डियो के ड्रग्स की बात करें तो डिजिटॉक्सिन, ठीक है, डाइजॉक्सिन एंड प्रोपेनोलॉल, ये नाम आपने सुना ही हुआ है। इनको पढ़ते टाइम भी उसमें नीचे लिखा रहता है कि दीज ड्रग्स रिक्वायर टीडीएम, है ना। तो हार्ट के लिए ये वाली ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक्स में आता है जेंटामाइसिन, अमिकासिन, ये लोगों को अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो टीडीएम की जरूरत पड़ेगी। एंटी एपिलेप्टिक में फिनोटोइन, वल्परिक एसिड, इसमें थियोफाइलिन और मिथोट्रेक्सेट। अब आप लोग बताओ कि ये दोनों कौन से कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा जाके कमेंट करो, बताओ थियोफाइलिन कौन सी और मिथोट्रेक्सेट कौन सी है, आप लोग के लिए छोड़ रखा है मैंने। फ्रेंड्स, हमारे छोटे से चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, जिसमें आता है हमारा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है या ध्यान रखनी चाहिए जब एक थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है। पहला क्या कह रहा है, पेशेंट डेमोग्राफिक्स, पेशेंट के बारे में सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए कि उसका एज क्या है, वेट क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मायने रखती हैं हमारे टीडीएम को। नहीं तो ये सारी चीजें जो भी है, अगर इनमें हम हल्का सा भी ध्यान नहीं देंगे या कोई चीज गड़बड़ करेंगे तो हमें जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। जैसा हम चाह रहे थे, जो हमारा पर्पस और नीड था, वो मैच नहीं कर पाएगा, उसमें हल्के फुल्के वेरिएशन देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। ठीक, तो पेशेंट के डेमोग्राफिक्स को भी देखना है हमें, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो सकता है, ओबेस हो सकता है, मेल फीमेल में अलग हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। अब क्या देखना है, डोजेस रेजिमेन एंड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। डोजेस रेजिमेन मतलब अगर मैं आपको बताऊं कितनी डोज कब तक देनी है और कहां तक देनी है, समझ रहे हो कि वो कितनी ड्रग दे रहे हो आप, डोज कितना है, कितने दिन तक दे रहे हो और कब तक देना है। तो इसलिए वो आ जाएगा हमारा डोजेज रेजिमेन में। एंड द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, की कितनी देर तक वो थेरेपी चल रही है, ये भी हमारा डिपेंड करता है हमारे टीडीएम में। ठीक है, अगर वो कम ज्यादा होगा तो वो टीडीएम पे भी वो असर करेगा। देन सैम्पलिंग टाइम, आप कितने टाइम में सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। उसकी जो हाफ लाइफ होगी वो, उसको ध्यान में रख के आपको सैंपल्स को कलेक्ट करना है। अगर ऐसे ही एवं कलेक्ट करोगे, आगे पीछे के कलेक्ट करोगे, जल्दी जल्दी कलेक्ट करोगे, तो हो सकता है लेवल्स फ्लक्चुएट हुए ना मिले, बहुत देर के बाद करेंगे तो फ्लक्चुएटेड मिल सकते हैं। इसलिए सैम्पलिंग टाइम पे भी ध्यान रखना है। पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब बार बार अगर आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, राइट।
तो उसका भी हमें ध्यान देना होता है कि पेशेंट कंप्लायंस रहे, पेशेंट को दिक्कत ना हो, उसको सही सही चीजें से हमारा सैंपल कलेक्ट हो जाए। इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेट, ये देखो ये भी हर पर्सन में अलग होता है कि जब आप ड्रग दिए तो वो डिस्ट्रीब्यूट हर पर्सन में अलग टाइम होगी, मेटाबोलाइज अलग रेट पे होगी और एलिमिनेट अलग रेट पे होगी। इसीलिए हमें ये पता लगा पाना कि वो कौन सी रीडिंग सही आ रही है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं ना फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब हर पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन अलग होता है, इसलिए हो सकता है हमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स में वेरिएशन देखने के लिए मिले। अल्टर प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्रोटीन बाइंडिंग जो कि हमने बायोफार्म में पढ़ा है अगर ज्यादा होगी, कम होगी, तो भी हमारे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है ना। प्रोटीन बाइंडिंग वाली जो ड्रग है ना तो मेटाबोलाइज होती है और ना ही एक्शन शो करती है, वो बस बॉडी में घूमते रहती है। ड्रग इंटरेक्शन, अगर बॉडी में पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन, अगर आपने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो टीडीएम वाली जो ड्रग की रिक्वायरमेंट है उससे अगर ड्रग इंटरेक्ट करती है, तो भी हमें वो फैक्टर्स को ध्यान रखना होगा कि वो इंटरेक्ट ना करे या उसके वजह से हमारे रिजल्ट में कोई वेरिएशन ना आए। देन सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है आप जब सैंपल कलेक्ट कर रहे हो आपसे एरर हो गई हो, या तो लेबोरेटरी में भी एरर हो सकता है ना। तो इसीलिए अगर ये सारी स्टेप हो रहे हैं, एरर हो रहे हैं, तो हमें वापस से वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये थे हमारे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग अ टीडीएम। कौन कौन से चीजों को हमें ध्यान रखना है जब हम एक थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे मैंने आपको नरेट कर दिए। अब एक टॉपिक पूछता है जो हमारे टाइम पे पूछा गया था जब हम 7 सब में थे, तो उसमें पूछा था कि इंडियन सिनेरियो क्या है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, इंडिया में क्या चल रहा है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हाँ ऐसे करते हैं, बट इंडिया में क्या सिनेरियो है। तो इंडिया में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये इतना लार्ज लेवल पे ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन चीजों को करने के लिए हाईली स्किल्ड स्टाफ लगता है जो कि फार्मासिस्ट अभी हो नहीं पा रहे हैं। एंड सेकेंडली लार्ज एंड कॉस्टलियर इक्विपमेंट्स लगते हैं जो कि एक नॉर्मल पेशेंट जो इंडिया में है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो बेसिक ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने, टीडीएम तो छोड़ ही दो। तो ये आपको लिखना है सॉरी, ये चीज आपको मेंशन करनी है जब आप लिखेंगे कि इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। होता है, पॉसिबल है, फार्माकोलॉजिकल कॉलेजेस जो हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है उसमें ये होता है, बट अगर नॉर्मली बात करें नॉर्मल लेवल पे तो वो इतना पॉसिबल देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? कॉस्ट की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीन्स लगती हैं जिसके वजह से ये कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, अब इंडिया में क्या होता है बहुत सारे मेडिसिन सिस्टम चलते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड हमारा एलोपैथ भी है। तो कभी कभी क्या होता है लोग 2-3 मेडिसिन कंज्यूम कर रहे होते हैं एक साथ में, होम्योपैथी भी लिए होते हैं, एलोपैथी भी लिए होते हैं। तो जब ये बॉडी में जाता है, ये वाली ड्रग जाती है, तो उसके जो एक्यूरेट रिजल्ट आने होते हैं वो आ नहीं पाते क्योंकि वो इंटरेक्ट कर जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम के वजह से। माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पे या कोई कोई इतना माल न्यूट्रिस्ट है कि उसके अंदर बेसिक जो न्यूट्रिशन की कमी है जिसके वजह से जो प्रॉपर ड्रग इंटरेक्शन है वही देखने के लिए नहीं मिल पाता है। जो ड्रग का एक्शन जैसे जैसे होना चाहिए, प्रोटीन बाइंडिंग जो होनी चाहिए वही देखने के लिए हमें नहीं मिलती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। नेक्स्ट है वेरिएशन इन बायो अवेलेबिलिटी। क्या क्या होता है कि जो बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, उनके वजह से क्या होता है जो दो क्वांटिटी के, दो ब्रांड के जो ड्रग रहते हैं उनके वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी है हमारी ब्लड में ड्रग की कंसेंट्रेशन वो देखने के लिए अलग अलग मिलती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो ब्रांड्स अलग अलग आते हैं उनकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम की वजह से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट की वजह से। इसीलिए इंडिया में ये सिनेरियो है टीडी नेम का। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अब मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में।